100 मिलियन, मतलब समझ रहे हैं आप, पूरे 10 करोड़। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। जरा सोचिए, हमारे देश में हर रोज पार्ले जी के 10 करोड़ पैकेट्स बिक जाते हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी को भी हैरान कर दे। आज के इस डीप डाइव में हम इसी मैसिव स्केल को समझने वाले हैं। और इस विशाल नंबर के पीछे जो इंजन दौड़ रहा है ना, वो है पार्ले प्रोडक्ट्स, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन आज हम सिर्फ पुरानी यादों की बात नहीं करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे पार्ले के उस बहुचर्चित आईपीओ को जिसका बाजार में बेसब्री से इंतजार है। हम बात करेंगे कि आईपीओ कब आ सकता है, इसका साइज क्या हो सकता है, और सबसे जरूरी चीज, इनका बिजनेस मॉडल असल में काम कैसे करता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा क्या होगा। हम शुरुआत करेंगे उनके 97 सालों के ऐतिहासिक सफर से। फिर समझेंगे उनका वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस मॉडल और कैसे वो अब प्रीमियम मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे सबसे बड़े सवाल पर, आईपीओ कब और कितना, और आखिर में बिना किसी पक्षपात के इसके फायदे और नुकसान का एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस इमोशनल कनेक्शन को सीधे हार्ड फाइनेंशियल नंबर से जोड़ते हैं। सेक्शन 1, 97 सालों का सफर और कंपनी का इतिहास। तो अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये टाइमलाइन बहुत ही दिलचस्प है। 1929 की बात है जब चौहान परिवार ने मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक छोटी सी कन्फेक्शनरी से शुरुआत की थी। फिर 1939 में उन्होंने अपना पहला बिस्किट लॉन्च किया, जिसे हम सब तब पार्ले ड्यूको के नाम से जानते थे। और अब देखिए, लगभग एक सदी बीत चुकी है। आज कंपनी की तीसरी पीढ़ी इसे चला रही है और वो 2026 में $1 बिलियन के एक महा आईपीओ की संभावनाएं तलाश रहे हैं। एक छोटी सी दुकान से दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड, सफर वाकई शानदार है। सेक्शन 2, पार्ले का बिजनेस मॉडल, हाई वॉल्यूम और डीप रीच। अब आते हैं असली गेम पर। आखिर पार्ले पैसे कैसे बनाता है? भारत के बिस्किट मार्केट के वॉल्यूम शेयर पर अगर आप नजर डालें तो पार्ले यहाँ 30% शेयर के साथ बिल्कुल टॉप पर बैठा है। इन्होंने ब्रिटानिया को 28% और आईटीसी को 12% पर पीछे छोड़ दिया है। और ये जो शानदार बढ़त है ना, ये सीधे तौर पर आती है उनकी डीप रीच से, यानी भारत के गांव-गांव तक उनकी जबरदस्त पहुंच से। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर हम पार्ले और ब्रिटानिया की मार्केट स्ट्रैटेजी को आमने सामने रखें तो एक बहुत साफ अंतर दिखता है। पार्ले खेलता है हाई वॉल्यूम लो मार्जिन पर, मतलब कम मुनाफे पर ज्यादा से ज्यादा सामान बेचना। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटानिया फोकस करता है प्रीमियम प्रोडक्ट और हाई मार्जिन पर, यानी थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स बेचकर हर पैकेट पर ज्यादा मुनाफा कमाना। दोनों की अपनी अपनी ताकत है। पार्ले की सबसे बड़ी ताकत, या कह लीजिए उनका बिजनेस मोटो, है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये नंबर्स लिटरली अनबिलीवेबल हैं। 60 से 80 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पार्ले का सामान पहुंचता है, 9 खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और 75 से ज्यादा थर्ड पार्टी प्लान्स। टियर 3 और टियर 4 मार्केट्स में तो कई दुकानों पर अक्सर पार्ले जी ही इकलौता ब्रांडेड बिस्किट होता है। ये एक ऐसा फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जिसे रातों रात कोई भी नया कॉम्पिटिटर नहीं तोड़ सकता। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई पिछले 20 सालों में हर चीज महंगी हो गई, लेकिन पार्ले जी का छोटा पैकेट आज भी 5 या 10 रुपए का कैसे मिल जाता है? इसका राज है श्रिंकफ्लेशन। ये बहुत ही स्मार्ट प्राइसिंग डिसिप्लिन है। कंपनी अपने आइकॉनिक पैकेट की कीमत बढ़ाने के बजाय महंगाई बढ़ने पर चुपचाप उस पैकेट का वजन थोड़ा कम कर देती है। इससे बढ़ती लागत के बावजूद पार्ले जी आम इंसान के बजट से कभी बाहर नहीं जाता। सेक्शन 3, प्रीमियम मार्केट में एंट्री, मुनाफे के लिए उनका नया कदम। लेकिन क्या सब कुछ परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। इस रेवेन्यू और मार्जिन के डेटा को ध्यान से समझिए। पार्ले और ब्रिटानिया दोनों का अनुमानित सालाना रेवेन्यू लगभग एक जैसा है, 15 से 16 हजार करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन जरा ईबीटी मार्जिन देखिए। पार्ले का मार्जिन 10 से 12% है, जबकि ब्रिटानिया 18 से 19% पर खेल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्ले जी जैसे मास मार्केट बिस्किट को बनाने में 60 से 65% खर्चा तो सिर्फ गेहूं और पाम ऑयल का होता है, और जब इन कमोडिटीज के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं तो पार्ले का मुनाफा सीधे नीचे आ जाता है। और इसी मार्जिन प्रेशर से लड़ने के लिए पार्ले ने अपनी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने लॉन्च किया पार्ले प्लैटिना डिवीजन। अब वो अपने प्रीमियम ब्रांड्स जैसे हाइड एंड सीक, मिलानो और न्यूट्री क्रंच को बहुत अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। वो छोटे पैक्स के जरिए सेमी अर्बन इलाकों में पैठ बना रहे हैं,
उनका सीधा सा टारगेट है कुल कमाई में प्रीमियम प्रोडक्ट्स का जो हिस्सा अभी 14-15% है उसे खींचकर 20 से 25% तक ले जाना, ताकि प्रॉफिट मार्जिन को स्टेबल किया जा सके। सेक्शन 4, और अब वो सवाल जिसका सबको सबसे ज्यादा इंतजार था, आईपीओ कब और कितना। तो आईपीओ की डिटेल्स में जाने से पहले हमें एक बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल टर्म समझना होगा, ऑफर फॉर सेल या ओएफएस। ये जानना रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, 100% ओएफएस का मतलब होता है कि कंपनी के जो अभी मालिक हैं वो अपने हिस्से के शेयर्स पब्लिक को बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इस आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो चौहान परिवार के पास जाएगा, ना कि कंपनी के ग्रोथ या नई फैक्ट्री लगाने में। कंपनी खुद कोई फ्रेश कैपिटल नहीं जुटा रही है। चलिए अब सीधे उन स्पेक्यूलेटिव नंबर्स पर आते हैं जो बाजार में आग लगाए हुए हैं। एक्सपेक्टेड आईपीओ साइज लगभग $1 बिलियन, मतलब 3,000 से 5,000 करोड़ रुपए के बीच, और कंपनी का अनुमानित वैल्यूएशन 40,000 से 55,000 करोड़ रुपए आका जा रहा है। टाइमलाइन की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ बातचीत शायद 2026 के मध्य में शुरू हो सकती है, यानी 2026 के अंत या 2027 तक ये हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। और जैसा मैंने बताया, स्ट्रक्चर पूरी तरह से 100% ओएफएस होने की संभावना है। सेक्शन 5, फायदे और नुकसान, एक बिल्कुल निष्पक्ष और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। एज एन इन्वेस्टर अगर हम इनकी ताकत या स्ट्रेंथ्स देखें तो वो काफी सॉलिड है। सबसे पहले एक आइकॉनिक ब्रांड जिससे बच्चा बच्चा जानता है। इनकी ग्रामीण और टियर 3, टियर 4 शहरों में जो रीच है वो कॉम्पिटिटर्स के लिए कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर होने के कारण ये एक डिफेंसिव कंज्यूमर स्टेपल है। मतलब इकोनॉमी चाहे कैसी भी हो, लोग बिस्किट खाना तो नहीं छोड़ेंगे ना। और उनका बढ़ता हुआ प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स को काफी सपोर्ट करेगा। लेकिन रिस्क को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी। सबसे बड़ा रिस्क, ये सब अभी हाईली स्पेक्युलेटिव है। सेबी के पास अभी तक कोई ऑफिशियल डीआरएचपी फाइल नहीं हुआ है। दूसरा रिस्क है कच्चे माल की कीमतों का प्रेशर। गेहूं और पाम ऑयल के दाम कभी भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। और एक और बड़ी बात, इनका 30 से 40% रेवेन्यू सिर्फ एक प्रोडक्ट यानी पार्ले जी से आता है। बिजनेस की भाषा में इसे हाई सिंगल प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सब कुछ समझने के बाद उनका वो कमाल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, $1 बिलियन के आईपीओ का शोर और मार्जिन बढ़ाने की उनकी वो नई स्ट्रगल, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब भी ये आईपीओ बाजार में हिट करेगा तो क्या ये आइकॉनिक बिस्किट आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनेगा? क्या पुरानी यादें एक अच्छे रिटर्न में बदल पाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और बाजार के ऐसे ही दिलचस्प ट्रेंड्स पर नजर बनाए रखिए।